Hello and welcome, my friends, buddies, and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. So, एपिसोड नंबर 13 से हम चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो ये पी ब्लॉक जो हमने पिछले चैप्टर में कवर किया, जो पूरा पी ब्लॉक, एंटायर पी ब्लॉक दैट ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक जो पी ब्लॉक है हमारा, उसको हमने कवर किया. अब जो हमने अर्लियर कवर किया था कि एस ब्लॉक कवर किया था और अब पी ब्लॉक कवर किया, जो उन दोनों के बीच के मटेरियल है ना, जो उन दोनों के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक में रखते हैं और उनमें से ही कुछ एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स को हम एफ ब्लॉक में रखते हैं. उनके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बेसिक्स पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं. तो डी ब्लॉक में हम रखेंगे एंड फर्दर एफ ब्लॉक में हम रखेंगे. सो आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, चैप्टर तो दिया है 11 ब्लॉक का है, लेकिन जो अभी फर्स्ट हम देखेंगे वो हम डी ब्लॉक के कंपाउंड्स देखेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखेंगे. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स नंबर ग्रुप नंबर 3 से 12 के ग्रुप को हम कंसीडर करते हैं कि वो डी ब्लॉक का हिस्सा है, क्योंकि सबके चार चार पीरियड्स हैं, सबके चार चार पीरियड्स हैं. सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, नियर अबाउट यहीं तक इनकी वैलेंशियल होते हैं, इससे ज़्यादा वैलेंशियल नहीं होते. अब जो एलिमेंट्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं एफ ब्लॉक में, वो जो उनकी शेल्स होते हैं वो 4f और 5f के ऑर्बिटल के होते हैं. यानी कि वो एफ जो ब्लॉक है उसमें फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड तक भी जा सकते हैं. और जो ग्रुप नंबर 3 है, जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 में आते हैं, फर्दर जो ग्रुप 3 में एलिमेंट्स आते हैं उसको हम एफ ब्लॉक तक सेपरेट करते हैं. द एलिमेंट्स आर फ्रॉम पार्टिकल्स ऑफ ग्रुप 3. जो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग से एफ ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं. जो डी ब्लॉक है उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन मेटल. इनकी 4 सीरीज होती है, 3D सीरीज होती है, जो कि डी ऑर्बिटल की थर्ड पीरियड की सीरीज है. वो स्कैंडियम टू जिंक तक वैलिड होती है. इनकी एटॉमिक नंबर 21 से एटॉमिक नंबर 30 तक. और जो दूसरी सीरीज होती है वो वाई से होती है सीरीज हमारी, एंड दैट CD तक हमारी वो सीरीज होती है. तो एटॉमिक नंबर 39 से एटॉमिक नंबर 48 तक की दूसरी सीरीज होती है. तीसरी सीरीज की बात करें, तीसरी सीरीज हमारी लैक्टेनॉइड्स की सीरीज होती है. बट लैक्टेनॉइड्स जो है लेंथेनॉइड्स जो है वो एफ ब्लॉक का हिस्सा है. बट इसकी स्टार्टिंग, जो थर्ड सीरीज की स्टार्टिंग है, ये 4D सीरीज 5D सीरीज की स्टार्टिंग है, जो डी ऑर्बिटल की फिफ्थ सीरीज की स्टार्टिंग है, वो लैंथेनॉइड से होती है. बट लैंथेनॉइड्स को हम इसमें कवर नहीं करते हैं. लैंथेनॉइड्स को मानते नहीं है कि ये हमारा एफ ब्लॉक का हिस्सा है, डी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है. ठीक है. सो ये हमारी सीरीज हो गई. 6D की सीरीज जो हमारी है वो है AC एक्टेनॉइड्स सेट टू कंप्लीट. जो हमारा 112 जो एटॉमिक नंबर का पार्टिकल है, एलिमेंट है, वहां तक हम इसको फोर्थ सीरीज को कवर करते हैं. जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, क्योंकि सारे इसमें मेटल्स ही हैं तो उनको ट्रांजिशन मेटल कहेंगे. अब जो हमारी इनर ट्रांजिशन मेटल है उसको हम एफ ब्लॉक से कंसीडर करेंगे. 4F जो सीरीज हमारी आएगी वो लैंथेनॉइड की सीरीज है. लैंथेनॉइड का फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए लैंथेनॉइड सीरीज कहेंगे. और 5F की जो सीरीज है वो एक्टिनॉइड सीरीज है, बिकॉज फर्स्ट इसका एक्टिनॉइड ही फर्स्ट एलिमेंट है. और जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है वो द वन विच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट एंड ऑक्सीडेशन स्टेट. जो ये हमारे ट्रांजिशन मेटल है, इनमें सब में इनकम्प्लीट फिल्ड, इनकम्प्लीटली यानी कि पूरे फिलअप होकर डी ब्लॉक या जो डी ऑर्बिटल है उसमें कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे. ये कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, स्पेशली वी आर टॉकिंग इन ग्राउंड स्टेट. तो जब हम एस और डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो एस और डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो वहां पर एक्साइटेड स्टेट होकर तो ये अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है. बट अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, इसकी ओरिजिनल स्टेट की बात करें, तो उसमें ये कहीं से भी कंप्लीटली
स्टेबल, ये कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होती इसकी। कंप्लीटली फिल्ड का मतलब 3d5 पर कंप्लीटली हाफ स्टेबल और 3d10 पर कंप्लीटली फुल स्टेबल। तो इसमें कुछ ही कंपाउंड है जिसमें फुल या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सबके नहीं होते। आगे की बात करें तो ट्रांजिशन मेटल अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। डी ब्लॉक है ये पूरा। अब डी ब्लॉक में जो पूरा पार्ट है उसमें से सबसे लार्जर पार्ट हमारे पास लार्जर मिडल सेक्शन, जो S और P के बीच का जो मिडल सेक्शन है, लार्ज मिडल सेक्शन, उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन, बिकॉज दे इसकी पोजीशन S और P ब्लॉक के बीच में लाई करती है, इसी वजह से हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी n-1d। d जो हमारे ऑर्बिटल है वो d हम लेते थे ns2np1 ns2np this। क्योंकि n-1 क्यों कहेंगे, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल्स में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट में जो ns ऑर्बिटल है उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो हाफ और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो मोर स्टेबल होती हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन n-1 लेने का जो रीजन बिहाइंड है, क्योंकि हम एक पीरियड जो पीरियड है फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड में 4d नहीं रहेगी, फोर्थ पीरियड में 3d रहेगी। ऐसे ही करते करते अगर सेवन्थ पीरियड की बात करें तो मैक्सिमम जो हमारे डी ऑर्बिटल्स हो सकते हैं वो 6d पर ही स्टेबल हो सकते हैं। उससे ऊपर सेवन्थ पीरियड में 7th d ऑर्बिटल नहीं हो सकती, 7d शेल नहीं हो सकती। सो इसी वजह से यहाँ पर n-1 जो पीरियड है उससे एक कम ही डी ऑर्बिटल वैलिड हो सकती है। अब हम सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज जो है फर्स्ट सीरीज कैंडियम से जिंक तक वैलिड होती है। यहाँ पर जो दो केसेस आते हैं उसमें सबसे फर्स्ट केस है क्रोमियम का एंड सेकंड केस है हमारे पास जिंक का। जो दो हमारे पास ये मटेरियल्स हैं, यहाँ पर जो दो मटेरियल्स हैं जिंक एंड क्रोमियम, क्रोमियम की जो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी वो है 4s1 3d5। बट जनरली अगर d इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप होते हैं 4s से पहले, तो d इलेक्ट्रॉन्स 4 होने चाहिए थे, s इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए थे, क्योंकि s ऑर्बिटल पहले भरेगा उसके बाद d ऑर्बिटल भरेगा, तो s ऑर्बिटल होने चाहिए थे यहाँ 2, क्योंकि सब इस ग्रुप में 2 s ऑर्बिटल 4s2 की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है, ठीक है। बट क्रोमियम एंड जिंक इस बात को वैलिड नहीं करते, क्योंकि जो 4s2 ऑर्बिटल के साथ 4s2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर 3d4 और की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि 5 अगर हमारे पास अगर हम बनाकर देखें तो 5 हमारे पास शेल्स आएंगी, ये 5 हमारे पास आ गए, तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर S का है, तो S में एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। क्योंकि ये ऐसा था जनरली ऐसा था और इसको अनस्टेबल की ग्रुप में रखा गया, क्योंकि ये कंप्लीटली हाफ फिल्ड भी नहीं है। तो अगर एक्साइटेड स्टेट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो था ये रह गया अकेला और ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो ये हो गई कंप्लीटली हाफ फिल्ड की सिचुएशन। तो ये इस कंप्लीटली हाफ फिल्ड के सिचुएशन में जो एलिमेंट है वो एक्स्ट्रा स्टेबल रहता है, क्योंकि कंप्लीटली हाफ फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, हो गया काम इसका। स्टेबिलिटी ही चाहिए थी। जिंक के केस में क्या होगा, जिंक के केस में देख लेते हैं। जिंक के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है
जिंक के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, अभी s ऑर्बिटल मान लेते हैं इसको, s ऑर्बिटल मान लेते हैं इसको। ये जो हमारे पूरे एलिमेंट है इसको हमने मान लिया s ऑर्बिटल, ये कम्प्लीटली फिल्ड है s ऑर्बिटल। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है 5 तो ऐसे भरेंगे, 6 ये हो गए, 7 8 और 9 बनते थे अगर ये 2 पर है, अगर 2 है तो इससे भरते हैं। जिंक का एग्जांपल नहीं, हमारे पास कॉपर की एक्सेप्शन होगी। जिंक की एक्सेप्शन नहीं, हमारे पास कॉपर की एक्सेप्शन होगी। तो कॉपर की एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जिंक नहीं होगा, कॉपर की एक्सेप्शन होगी। तो कॉपर में जिंक की एक्सेप्शन नहीं, कॉपर की एक्सेप्शन होगी। कॉपर की एक्सेप्शन देख लेते हैं। एंड 29 जो इसकी एटॉमिक नंबर है उसकी एक्सेप्शन होगी। सो एस ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फिल्ड है। अब आते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर इसकी। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो NH2 या 4s2 4p 4s2 3d9 होगा। तो 9 ये ऑर्बिटल, 9 ये इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बट इन एक्साइटेड स्टेट 1 इलेक्ट्रॉन कैन जंप आउट एंड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 1 रह गया और 1 जो था वो इसके साथ आ गया। यहाँ पर आने की वजह से जो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कॉपर की जो स्टेबिलिटी है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगी, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड हो गए हैं, कम्प्लीटली 3d10 हो गए हैं। और 3d10 कम्प्लीटली है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इनकी एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी। तो ये एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पर कॉपर अपनी ग्राउंड स्टेट में नहीं, अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। सो सेकंड सीरीज में हमारी वाई से सीरीज होगी। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन होंगे, बट फिर से यहाँ एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी तो एक्सेप्शन केस कम हो गया। थर्ड सीरीज की बात करें तो थर्ड सीरीज में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ डिफर होंगे। सो 6s2 के साथ 5d4 रह सकता है, 5d5, 5d6, 5d7, 5d9 एंड अगेन वहाँ पर वो ऑक्सीडेशन स्टेट या जो s ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख के एक्साइटेड स्टेट में अगर आएगा तो वहाँ पर 6s2 नहीं 6s1 एंड 7d 6s1 5d5 पर ये स्टेबल रहेगा। फोर्थ सीरीज भी एक्टिनाइड सीरीज है, वहां पर भी कुछ सेम ही पार्टिकल्स होने वाले, कुछ सेम ही एलिमेंट्स जो करेक्टरिस्टिक्स है वो शो करने वाले। जो ट्रांजिशन मेटल है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, या जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। देन अगेन इंक्रीजिंग द अगर ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, देन कुछ चीज़ें इंक्रीज होती हैं, कुछ चीज़ें डिक्रीज होती हैं, उसको आगे हम कवर कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑल ट्रांजिशन मेटल जो हैं वो मेटेलिक प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, सारे ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि सबकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि अगर उसको ब्रोक करेंगे तो वो ब्रोक नहीं होंगे। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, उसको अगर हम इन प्लेन शीट्स या प्लेन वायर अगर हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं तो डक्टिलिटी अच्छी होगी, मेलेबिलिटी अच्छी होगी। थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, यानी कि जो हीटिंग स्ट्रेंथ है उसको आगे ट्रांसफर करने में, और कंडक्टिविटी यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं उसमें से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर भी वो कैसे रिएक्ट करते हैं, अच्छी पास करते हैं, वेदर इज कंडक्टर और एन इंसुलेटर। जो मेटालिक लस्टर है वो भी अच्छा होता है, यानी कि शाइनिंग होते हैं, हार्ड होते हैं, वोटैलिटी नहीं होती, लो वोटैलिटी, और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। सो ये इसी ग्राफ से शो किया गया है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस द एटॉमिक नंबर। सो ये देखा गया कि इंक्रीज ही होते हैं जनरली किसी का इंक्रीज किसका डिक्रीज, तो एक स्टेबल उसमें ये नहीं रहते। जनरली स्टार्टिंग लो से होगी, फिर ऊपर जाएगा, कोई नीचे होगा। सो वेदर अगर जाते जाते आगे ये कम ही होती जाती है, इसकी जितनी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसके कम होते जाते हैं।
एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक आयनिक साइज यहाँ पर देखा गया कि ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। जनरली हमने पढ़ा है कि अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है, बट यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। हम ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर ये डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इंटर न्यूक्लियर या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो इंक्रीज हो रहे हैं, अगर हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ग्रुप 3 में है, ग्रुप 4 में है, ग्रुप 5 में है, 6 में है, अप टू 12th में है, जब तक ग्रुप 12th में जा रहे हैं तब तक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो उस न्यूक्लियर जो पॉजिटिव चार्ज को एक्युमुलेट करता है उसके साथ इसकी जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो अट्रैक्ट होते जाएंगे और अट्रैक्ट होते जाएंगे तो जो उसका रेडियस है वो कम होता जाएगा। जैसे कि हमने देखा एस ब्लॉक में सबसे बड़ा था, डी ब्लॉक में उससे कंपैरेटिवली छोटा, और जो पी ब्लॉक है उसमें तो काफी छोटे छोटे मटेरियल्स, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन देखा हमने, ऑक्सीजन देखा, एंड नाइट्रोजन देखा, हेलोजन देखा, तो नोबल गैसेस देखे, तो सबके छोटे छोटे जो है रेडियस होते हैं क्योंकि इंटर न्यूक्लियर फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बढ़ रहा था। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अगर उसमें एंटर करने की कोशिश करे तो हर बार न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, इसको हम कहेंगे हर बार न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, अपने आप को डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आने देना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को आने देना चाहता है तो वो अपना न्यूक्लियर चार्ज वह डिक्रीज करेगा। दैट्स कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि अपने आप को जो आ रहा है उसको रोकने के लिए या उसको स्टॉप करने के लिए वहां पर ये शील्ड का काम कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज वो शील्ड का काम कर रहा है। इसी वजह से जो आयनिक रेडियाई है वो भी छोटी होगी, वेरिएशन चाहे छोटा ही हो उसमें, नेग्लेजिबल टाइप हो, बट जो आयनिक रेडियाई है और एटॉमिक रेडियाई है वो भी छोटी होने वाली है। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा अगला टॉपिक है। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी अगेन हमने देखा है कि सब ग्रुप्स में देखा है कि ईच सीरीज इंक्रीज ही होती है, इंक्रीज ही होती है, बट यहाँ पर अप टू डाउन में नहीं इंक्रीज हो रही। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि साइज फिर से बढ़ता जा रहा है, साइज फिर से डिक्रीज होता जा रहा है। तो साइज डिक्रीज अगर हो तो साइज डिक्रीज हो तो साइज अगर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी, क्योंकि फिर से वही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होते जा रहे हैं फिर से अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा हमें देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की फोर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसको निकालना मुश्किल होता जा रहा है और एनर्जी ज्यादा देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा अपने ऑर्बिट से। यहाँ पर भी देखने को मिला कि स्मॉल वेरिएशन होती है बट जो वैल्यूज हैं वो सक्सेसिव यानी कि बढ़ती जाती हैं, सक्सेसिव एंथैल्पी इंक्रीज होती जाती है। अब अगर बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो यहाँ पर वैरायटी होती है, काफी सारी वैरायटीज में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। स्कैंडियम बट +3 शो करता है, क्योंकि अगर स्कैंडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो स्कैंडियम की 4s1 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4s1 3d2 पर इसकी एक्टिवनेस होती है जो आउटर मोस्ट शेल में, 4s1 3d2। तो s ऑर्बिटल तो उसका गया, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और निकालता है तो d ऑर्बिटल भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और जो d ऑर्बिटल में दिखाने वाली इसकी स्ट्रेंथ थी वो भी ये नहीं शो कर पाएगा। स्कैंडियम सिर्फ +3, टी की बात करें तो +2 +3 +4 शो करता है, वी की बात करें तो +2 भी +3 भी +4 भी और +5 भी। मैंगनीज भी वेरी करता है +2 से +7 की, आयरन भी +2 +3 +4 और +6 शो करता है। कोबाल्ट और निकल की बात करें तो ये +2 +3 +4 शो करते हैं। कॉपर की एक्सेप्शन है तो वो +1 और +2 ही शो कर सकता है और जिंक सिर्फ +2 की ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है। तो काफी नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट यहाँ मिडल में और एंड में लेसर वेरिएशन है जो ओएस की, जो मैग्नीज है और जिंक और स्कैंडियम में, बिकॉज उनके पास काफी डी ऑर्बिटल है और स्कैंडियम और जिंक के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन पर तो उसकी डी ऑर्बिटल ही खत्म हो जाती है और डी ऑर्बिटल खत्म सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी खत्म, डी से ज्यादा कर ही नहीं सकती हूँ।
अगली बात करें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी भी वैल्यू लो होती है क्योंकि ये स्कैंडियम की स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। स्कैंडियम +3 पर स्टेबल हो सकता है, बट उससे ज़्यादा करेगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। +1 पर भी स्टेबल नहीं है क्योंकि उसके पास 2 d ऑर्बिटल है। +2 पर भी स्टेबल नहीं है, लेकिन +3 पर अगर स्टेबल है तो वहाँ पर 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 3p6 3s2 3p6। तो यहाँ पर इसके 18 के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, तो +3 पर ये स्टेबल हो जाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गई तो स्टेबल हो गया। जैसे कि सबसे हाई वैल्यू होती है वो जिंक के लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके स्टेबल D10 3D10 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो जिंक जो है वो 2+ पर ही ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकता है, तो +2 इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा। सो द वैल्यू मैंगनीज के लिए भी हाई रहेगी, क्योंकि मैंगनीज की भी +2 की ऑक्सीजन स्टेट होती है, और मैंगनीज D5 जो उसकी ऑक्सीजन स्टेट है उस पर स्टेबल रहता है, बिकॉज द एग्जाम्पल इज स्टिल देयर। जो हमारे पास मैंगनीज है उसकी ऑलरेडी जो 4s2 3d5 की ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो कम्प्लीटली हाफ स्टेबल है, मतलब कम्प्लीटली फुल्ली स्टेबल नहीं है, कम्प्लीटली हाफ स्टेबल है। 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं उसके पास, सो उसके लिए भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उसके लिए हाई रहेगा। बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल कैसे रहते हैं। जो हायर ऑक्सीजन नंबर के हैं, जैसे कि TiX4 VF5 और जो है CrF6 होते हैं, ये हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर के कंपाउंड्स होते हैं, जो कि इन 3 कंपाउंड्स में आती है। जो +7 की ऑक्सीजन स्टेट है मैंगनीज के लिए, वो सिंपल हैलाइड्स में नहीं आती, जबकि MnO3F जो कंपाउंड है, क्योंकि O3 है और F की है, तो O3 यानी कि O के 3 कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीजन स्टेट है -2 -2 -2, और F की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो है -1। फ्लोरीन की हमने ऑक्सीजन स्टेट मानी है कि पता है कि हमें -1 ऑक्सीजन स्टेट होती है, तो OS उसकी होगी -1। OS 3 मॉलिक्यूल्स है, -2 -2 -2, तो -7, और Mn की +7 की ऑक्सीजन स्टेट होने वाली है। जो एबिलिटी है F की स्टेबलाइज करने की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को, ये इसी वजह से है, ये हायर लैटिस एनर्जी भी होती है इसकी, या हायर बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड बनाने की जो एनर्जी है वो भी है इसके पास। इसी वजह से ये स्टेबलाइज कर देता है। जो +7 की ऑक्सीजन स्टेट है, जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट है, उसको भी ये मैनेज कर सकता है। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, जो सारे हैं, जो ट्रांजिशन मेटल सारे हैं, उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जिसके साथ ये अगर मिनरल एसिड में रिजॉल्व हो जाते हैं, तो मेटल जो फर्स्ट सीरीज के हैं, कॉपर को अगर हम हटा दें, तो रिलेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अगर हम 1 मोल ऑफ H+ आयन लें, उससे ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी इनकी अच्छी है, रिएक्टिव है मटेरियल एलिमेंट जो हमारे पास है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो सब जो मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल, या जो उनके आयन है, कि आयन में हम ले रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में तो ले नहीं रहे, तो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो हमारे पास है ही 2D में, सॉरी, जो उससे ऊपर के कंपाउंड्स है, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम कॉपर को छोड़ दें, अगर हम मैंगनीज को छोड़ दें, क्योंकि उनके पास कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है, सो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन अगर हम कॉपर को छोड़ दें, क्योंकि उसके पास फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, 3D10 की है, तो वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक हमने देखा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और ईच सच इलेक्ट्रॉन हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, सबके मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे, और वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, एसोसिएट हैं उसके साथ,
तो उसके स्पिन एंगुलर मोमेंट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमने किया है, और ऑर्बिटल क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ऑर्बिट में घूमता है, तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंट निकालेंगे। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो हम डिटरमाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना लगेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो म्यू की वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू के इक्वल आती है। जो n हमारे पास है वो n जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास इस फॉर्मूले में यूज होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 n इंटू n प्लस 2, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 2 3 4, और जो 4 है 4 का रूट क्या आएगा हमारे पास 2, 4 का रूट आएगा हमारे पास 2, नहीं अंडर रूट 3 है ना, तो अंडर रूट 3 है तो यहाँ पर 1.7 के अराउंड वैल्यू आने वाली है। जो n है वो हमने कह दिया नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और जो यूनिट्स है इसके bm यानी कि बोहर मैग्नेट्रॉन, जो म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का। सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू है 1.73 bm बोहर मैग्नेट्रॉन, क्योंकि 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3, तो 3 अंडर रूट 3 दैट इज 1.7। फॉर्मेशन कैसे होती है कलर्ड आयन की, जहाँ पर हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे पास, बात की है कि यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबके पास ही है तो सब कलर शो करेंगे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी का है डी ऑर्बिटल में। अगर वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी की डी ऑर्बिटल में जाता है तो जो एनर्जी चाहिए उसको एक्साइटेशन के लिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जितनी एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लाइट में भी होती है, और जो विबग्योर है जो उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसकी जो एनर्जी है वो विजिबल रीजन में आती है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है उसको वह एब्जॉर्ब कर लेता है, और यही फ्रीक्वेंसी जो विजिबल रीजन विबग्योर में लाई करती है, जो कलर ऑब्जर्व होता है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, इसी कलर में शो होती है। जो लाइट के फ्रीक्वेंसी को इसने ऑब्जॉर्व किया, जितनी लाइट के फ्रीक्वेंसी को ऑब्जॉर्व किया, अगर वो विबग्योर के बीच लाई कर रही है देन इट विल डेफिनेटली शो कलर्स। ठीक है, अब फॉर्मेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की। जो ट्रांजिशन मेटल है काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज के होते हैं। मेटल आयंस, जिसके आयंस हैं उनकी हाई आयनिक चार्ज होता है, चार्ज जो उनके ऊपर होता है हाई होता है। डी ऑर्बिटल होते ही हैं उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हर समय ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, बड़ा बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, ऑक्सीजन स्टेट को अपनी एक्सपैंड करना है, कोवैलेंसी को एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए हमेशा डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसी वजह से बनते हैं, मेटल आयंस जो बाइंड हो जाते हैं, जो नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसके साथ ये जुड़ जाते हैं, और हमारे पास करेक्टर स्पीशीज बन जाते हैं, काफ़ी नंबर ऑफ स्पीशीज इसके बन जाते हैं। लाइक एग्जांपल CuNH3 होल रेज़ टू द पावर 4, एंड पूरे की जो OS है हमारे पास वो है 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब एक और एग्जांपल PtCl4 होल OS दैट इज 2 नेगेटिव। अगेन एक एग्जांपल है फेरोसाइनाइड दैट इज FeCN6, FeCN की होल 6, और पूरे की OS हमारे पास है 3 नेगेटिव। FeCN होल 6 and the OS is 4 negative. So that's the some terms and definitions about group 3 to 12, that is D block. डी ब्लॉक की आज की जो जानकारी है हमारी, जो फर्स्ट हाफ, क्योंकि डी ब्लॉक का भी ये फर्स्ट हाफ ही है। अभी कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं बीच में कि वैकेंट डी ऑर्बिटल हमारे पास है या फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो उससे क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट्स आते हैं। जो हमारे पास OS है, ऑक्सीजन स्टेट है,
आयनाइजेशन थेरेपी पे क्वेश्चन आते हैं, या फिर कलर फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और वही अगर हाई एनर्जी पर जाता है लोअर एनर्जी से तो एक्साइटेशन में जितनी एनर्जी आती है, तो इस पर क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पे बनते हैं, और बता दिया एटॉमिक आयनिक साइज पे बनते हैं, या फिर हमारे पास जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी नंबर बन सकते हैं, या फिर जो एक्सेप्शनल केस है कॉपर का केस है हमारे पास, उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रोमियम हमारा केस है, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, और जिंक पर भी। जिंक के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलरलेस क्यों होते हैं? बिकॉज देयर आर 4s2 3d10। 4s2 3d10 की जो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसकी वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो कहीं एक्साइटेशन में एनर्जी नहीं रिलीज हुई तो कलर फॉर्मेशन नहीं होता। कॉपर सल्फेट का हम कलर देखते हैं, कॉपर का कलर है, कॉपर एक्सेप्शन केस में तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है, दैट इज एक्वा कलर, दैट इज नॉट ब्लू नॉट ग्रीन। कॉपर का जैसे हमारे पास कलर होता है ब्लू या ग्रीन नहीं होता है, एक्वा कलर होता है कॉपर का, जस्ट लाइक मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। सो दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट। कॉपर एक्साइट कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन को, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइट कर सकता है और हायर एनर्जी पर लेकर जा सकता है। So that's the summarization of this episode number 13. So group number जो हमारे पास ब्लॉक नंबर हमने डी ब्लॉक किया है उसका फर्स्ट हाफ हमने आज किया है, सेकेंड हाफ अगले एपिसोड में करेंगे, और होपफुली एफ ब्लॉक को भी हम इस वीक तक कवर कर लेंगे। So I hope you all will understand the topics covered in this video and definitely like, share and subscribe the channel. So bye bye and thank you so much.